हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, जनरली मैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस के बाद वीकडेज में मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू के वीडियोस भी शेयर करता हूं। लास्ट वीक मैं नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज नॉट इन टाउन। आई हैड गॉन आउट फॉर अ स्मॉल वेकेशन, मेरी फैमिली के साथ मैं बाहर गया था। बट नाउ आई एम बैक, सो ये वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। और बिफोर आई गो अहेड इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में हमने देखी लास्ट 4-5 दिनों में, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा वीडियो के एंड में। वो आप जरूर देखिएगा और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड लेट्स गो अहेड विद द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि जो निफ्टी फ्यूचर्स है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम है, उसमें हमने देखा जस्ट वन डे बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट, जिस दिन एग्जिट पोल हुआ था, उसमें हमने देखा निफ्टी काफी ऊपर गई थी। इट डिड ऑलमोस्ट टच 23,830 और उसके बाद क्लोजिंग नीचे आया था। और दूसरे दिन 4 जून को क्या हुआ हम सबको पता है, दैट वी जस्ट गॉट सेव्ड। लोअर सर्किट हिट होते होते रह गई एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू टर्न इन द मार्केट्स, बिकॉज ये जो 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो वहां पे काम कर गया। और अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लोजली वॉच करें और आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, तो ये सिर्फ एक 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं था। उसके साथ जो मैं हमेशा कहता हूं, दैट कैंडलस्टिक क्लस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैंडलस्टिक क्लस्टर हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो लोज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला भी और ये छोटा सा क्लस्टर, ये जो पूरा क्लस्टर है, इन्होंने हेल्प किया टू मेक दिस लो ऑफ 21,200 के आजू बाजू जो लो बना निफ्टी फ्यूचर्स में, और वहां से स्पाइक ऊपर की तरफ आया। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ एक कैंडलस्टिक क्लस्टर जुड़ जाता है, देन वो पर्टिकुलर जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है मार्केट में। इफ यू हैव अ लुक एट द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, अगर हम डेली टाइम फ्रेम चार्ट में देखेंगे तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप एक बार एटीआर भी प्लॉट करके देख सकते हैं। ये देखिए, अगर हम एटीआर प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हमको एटीआर क्या दिखा रहा है कि एक दिन में निफ्टी शायद 200 या 220 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ करती थी। इन टुडेज टाइम, आज के टाइम पे अगर निफ्टी 450 पॉइंट या 500 पॉइंट भी ऊपर नीचे करती है, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। वाई? बिकॉज एटीआर काफी ऊपर चला गया है। सो सबसे पहली ये इंपॉर्टेंट चीज है, भले ही ट्रेंड ऊपर हो, भले ही डायरेक्शन मार्केट का ऊपर दिखा रहा हो, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जो वोलेटिलिटी है मार्केट की वो नीचे आनी चाहिए। बिकॉज अगर मार्केट को ऊपर जाना है, आई थिंक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही इम्प्रॉबेबल है कि ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ मार्केट ऊपर चला जाए। तो सबसे पहले वोलेटिलिटी को नीचे आना जरूरी है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन कुछ दिनों का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं या निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ही संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। किसी भी ब्रेकआउट को बाय कर लेना, किसी भी इंट्राडे ब्रेकडाउन को सेल कर देना, ट्राई टू अवॉइड इट। बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत ही केयरफुली ट्रेड करें आने वाले दिनों में। ट्रेंड ऊपर है जो कि फिलहाल दिख रहा है, बट जो वोलेटिलिटी है दोस्तों वो इतनी ज्यादा है कि जब भी इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी सडनली बढ़ जाती है तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो लेवल्स होते हैं, जो सपोर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, वो कभी कभार काम नहीं भी करते। सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है, दैट बैंक निफ्टी ऊपर से काफी नीचे आई। एग्जिट पोल के दिन बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी एंड आई थिंक पीएसयू बैंक जो थे वो ज्यादा जोर से गिरे। अगर पीएनबी आप देखोगे तो पीएनबी में तो अगर हाई और लो को अगर आप सिर्फ कंपेयर करो, इट वाज ह्यूमंगस। मतलब सिर्फ एक दिन पहले का जो हाई था वो 138 के करीब था और दूसरे दिन अगर 4 जून को देखो तो 104 के करीब। तो फॉल ऑफ 34 रुपीज इन अ स्टॉक ऑफ 138, विच इज ह्यूज। सो इसके वजह से हमने ये वोलेटिलिटी देखी। एसबीआई में भी काफी वोलेटिलिटी आई, नो डाउट अबाउट दैट, विच इज वन ऑफ द हेवी वेट्स ऑफ पीएसयू बैंक्स। यू कैन सी जो ऊपर में हमने देखा 910 था, दूसरे दिन 733 के करीब। सो ये वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी मैं यही बोलूंगा कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, बट इसमें कंसोलिडेशन होना जरूरी है, वोलेटिलिटी कम होनी जरूरी है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो आपको संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा।
और हो सके तो कुछ दिन ट्रेड ना भी करें, इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद, शायद एक हफ्ते के बाद, कुछ दिनों में जब एक कंसोलिडेशन हो जाएगा पूरा, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट ट्रेडेबल बन सकती है, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माय पर्सनल व्यू। हाँ, उसमें ये भी हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर अपमूव जो है वो मिस कर दें, बट इट्स कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली एक ट्रेडर का जो गोल है वो ये नहीं है कि हर एक ब्रेकआउट को ट्रेड करे, हर एक मूव को ट्रेड करे। हमको जब ट्रेड करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छे ट्रेड्स लेने हैं, एंड यू हैव टू बी अ गुड रिस्क मैनेजर। इसके ऊपर मैं लास्ट में कमेंट दूंगा, जरूर सुनिएगा। बट यू हैव टू बी अ वेरी गुड रिस्क मैनेजर, नॉट जस्ट अ वेरी गुड ट्रेड पिकर और अ स्टॉक पिकर। ऑलराइट। पीएसयू बैंक्स की तरफ अगर मैं देखूं तो मैंने ये पहले भी बोला था कि इसमें कंसोलिडेशन की जरूरत है। आज भी मैं वही कंटिन्यू करूंगा कि इसमें कंसोलिडेशन की जरूरत है। बिकॉज अगर हम डेली चार्ट को देखेंगे तो हमको रोज दिखेगा कि ये रोज ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। और 4 जून को तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल आया, फिर से राइज आया। बट अगर हम वीकली चार्ट की तरफ देखें, हायर टाइम फ्रेम की तरफ देखें, तो इट इज विद इन अ रेंज। तो ये कंसोलिडेशन और चलने की जरूरत है, उसके बाद ही मैं कुछ कॉन्क्रीट कमेंट इसके ऊपर कर पाऊंगा, इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर। प्राइवेट बैंकिंग पैक में भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। हम देख पा रहे हैं कि पहले ऊपर गया प्राइवेट बैंक्स, फिर नीचे आया, फिर नीचे जाने के बाद काफी ऊपर गए। तो अगेन यहाँ पे में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं भी यहाँ पे यही बोलूंगा कि इसमें वोलेटिलिटी कम होनी जरूरी है। बट एक स्टॉक जो मैंने थोड़ा सा देखा है, मैंने स्टडी किया है मेरे हिसाब से, जो कि है एचडीएफसी बैंक। जिस तरह से एचडीएफसी बैंक स्ट्रेंथ दिखाने लगा है, ठीक है, द वेट इज शोइंग स्ट्रेंथ। हो सकता है अगर ये स्टॉक जो लोअर लेवल है 1285 या 1300, उसको अगर ये वापस विजिट नहीं करता, यानी कि नीचे की जो लेवल्स हैं उसको ब्रेक नहीं करता, हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले काफी महीनों में काफी ऊपर चला जाए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियम टू लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ थिंग। तो सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशंस आर विजिबल ऑन द चार्ट, ठीक है। तो इसको हम वॉच में रख सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक। एनर्जी पैक के ऊपर भी मैंने क्लियरली बोला था कि इसमें कंसोलिडेशन की जरूरत है, और कंसोलिडेशन चल रहा है। एक स्टॉक जो मैंने बोला था, रिलायंस। रिलायंस अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था इसमें बुलिश व्यू है मेरा, और अभी भी मेरा इसमें व्यू बरकरार है। बट व्हाट हैपेंस इज, एट टाइम्स आपका अगर स्टॉप ट्रिगर हो जाता है, जैसे कि इस दिन काफी लोगों का स्टॉप ट्रिगर हुआ, तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप ट्रिगर हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट अभी भी इस स्टॉक में जो व्यू है पॉजिटिव है। बट अगेन, एज अ ट्रेडर, एज अ गुड रिस्क मैनेजर, आपको ये समझना जरूरी है कि इसमें जो वोलेटिलिटी बढ़ी है बहुत ज्यादा, उसको कम होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रेडर्स के लिए बन सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट, ठीक है। मेटल पैक एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी भी मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज करा है। हालांकि हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ओवरस्ट्रेच्ड है। थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डेली टाइम फ्रेम पे जिस तरह से इसने स्ट्रेंथ दिखाया है, हो सकता है कि मेटल पैक यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है वो वापस एक बार जो रीसेंट हाई बना था ऑन 3rd of June, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और शायद उसके भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा मेटल पैक। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे हम नई बाइंग कर सकते हैं, बट हाँ, अगर कोई भी ट्रेडर मेटल पैक होल्ड कर रहा है तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने पुराने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, एंड यू कैन कीप वेटिंग फॉर हायर लेवल्स। ऑटो पैक इज अमेजिंग। ऑटो पैक अगर आप देख सकते हो, जो स्ट्रेंथ दिखाया है इसने इज अमेजिंग। ओनली थिंग इज, ऑटो पैक ने हमको ज्यादा चांस नहीं दिया। जो जो हमको अच्छे ट्रेड्स मिले थे इन ऑटो पैक, समवेयर हियर हियर एंड हियर, वो हमको यहाँ पे चांस नहीं मिले। बिकॉज द एंटायर एक्शन वाज सो फास्ट, यानी कि जो एक्शन था, अप मूव एंड देन फॉल एंड देन सडन अप मूव, इतना फास्ट था कि बहुत कम लोग इसको कैप्चर कर पाए होंगे। प्लस वोलेटिलिटी इतनी थी मार्केट में, प्लस इवेंट था। बट यस, इट हैज आउट परफॉर्म, उसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, एक स्टॉक जरूर मैंने बोला था आप सब लोगों को, वो था टीवीएस मोटर कंपनी। अगर आप सबको याद होगा कि टीवीएस मोटर कंपनी इज शोइंग स्ट्रेंथ, न्यू स्ट्रेंथ। तो हम देख पा रहे हैं कि जो 2185 2200 के पास जो ब्रेकआउट आया,
स्टॉक 200 रुपये के ऊपर काफी ऊपर चला गया. सो इट हैज बीन अ डिसेंट अप मूव इन दिस स्टॉक. और एक स्टॉक मैंने अभी रिसेंटली स्टडी किया है जो कि है टाटा मोटर्स. हालांकि ये वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेच, ओवर बॉट लग रहा है. बट जिस तरह की स्ट्रेंथ ये स्टॉक दिखा रहा है कि अगर इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है इन टू अर्ली चार्ट्स और अर्ली चार्ट्स या इवन डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स, तो एक डिसेंट अप मूव ऊपर की तरफ हमको टाटा मोटर्स में दिख सकता है. फाइनेंस पैक में आई गेस बहुत सिमिलर है. बैंकिंग इंडेक्स अगर हम देखें, अगर हम बैंकिंग इंडेक्स का अगर चार्ट देखें और उसको कंपेयर करें फाइनेंस पैक के साथ, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अप ट्रेंड अभी भी मौजूद है, वोलाटिलिटी बहुत हाई है. सो आई थिंक वोलाटिलिटी को कम होने देना और क्रश होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर यू टेक एनी पोजिशंस. बट एक स्टॉक मैंने स्टडी किया है जो कि है IRFC. IRFC मेरे हिसाब से इसमें वोलाटिलिटी स्पाइक हुई है बट उतनी ज्यादा नहीं हो पाई है. और अगर ये स्टॉक और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अपमूव स्टार्ट करता है एंड इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट इन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट्स, तो इसमें हमको एक डिसेंट शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड ऊपर की तरफ बन सकता है. तो इसके ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं. बट बी केयरफुल अबाउट वन थिंग, जो कि मैंने ये बोला कि इसमें वोलाटिलिटी इतनी नहीं बढ़ी है, बट मैंने ये नहीं बोला कि इसमें वोलाटिलिटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी. बिकॉज जब वोलाटिलिटी बढ़ती है तो आपके स्टॉप लॉसेस भी बड़े हो जाते हैं और आपके टारगेट्स भी बड़े हो जाते हैं. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. कंजम्पशन पैक अगेन शोइंग स्ट्रेंथ, वेरी गुड स्ट्रेंथ, मेकिंग न्यू लाइफ टाइम हाइज. क्रैश होके वापस ऊपर चला गया. इस पर्टिकुलर सेक्टर में मैं एक स्टॉक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कंजम्पशन पैक में. हाँ, और ये स्टॉक है अपोलो टायर. नाउ ये जो स्टॉक है काफी टाइम से मैं देख रहा हूं कि ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है. अगर आप डेली टाइम फ्रेम चार्ट को देखेंगे तो आपको ज्यादा इसमें कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा. बट अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची यूज करें तो हम देख पा रहे हैं कि 161.80% एक्सटेंशन से बाउंस कर रहा है. प्लस अगर हम देखते हैं कि ये जो प्रीवियस लो था यहाँ पे, जो कि मिड मार्च में बना था, उसके नीचे क्लोज नहीं हो पाया है. सो दिस इज अ गुड साइन. तो अगर इसमें ब्रेकआउट आता है स्पेशली अबाउट अबव दिस लेवल 509 या 510, और अगर समझ लीजिए 520 के ऊपर ब्रेकआउट आता है विद अ वेरी डिसेंट बिग ग्रीन कैंडल, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन रहेगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए. बट हमको रुकना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए और देखना पड़ेगा क्या ये अपमूव आता है या नहीं. ठीक है. सो ये एक स्टॉक ऐसा है जिसके ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं. बट एज अ पोजिशनल ट्रेडर फॉर फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, इट इज नॉट फॉर स्विंग ट्रेडर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है वो है FMCG. FMCG पैक में बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ देखने के लिए मिला है. जिस तरह का अपमूव FMCG सेक्टर ने दिया है, इट्स रियली कमेंडेबल. बट मैंने इसके जो स्टॉक्स ट्रैक किए, स्टडी किए, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इसके बाद अगर जो एक करेक्शन आएगा, डिप आएगा, आई थिंक दैट वन विल बी अ मोर हाई प्रोबेबल टाइम टू एंटर इनटू FMCG पैक. बिकॉज जनरली मैं ऐसा मानता हूं, जरूरत नहीं है कि जो फर्स्ट अपमूव हो या फर्स्ट ब्रेकआउट हो वो हमको कैच करना ही चाहिए एज अ ट्रेडर. बिकॉज उस फिराक में, उस ट्राई करने में कभी कभार ऐसा होता है. अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये फर्स्ट अपमूव था, फर्स्ट ब्रेकआउट था. क्या ये सक्सेसफुल हुआ? नहीं. ये वापस ऊपर चला गया, फिर वापस एक अपमूव करने का कोशिश किया FMCG पैक ने, बट इट फेल. अगेन इट क्रैश्ड ऑन द डाउन साइड. नाउ दिस इज अ वेरी बिग अपमूव. ये अपमूव इन कंपैरिजन टू दीज टू अपमूव्स इज कंप्लीटली डिफरेंट. ये तो आप भी अग्री करते होंगे. सो इसके बाद एक अगर कंसोलिडेशन आता है, एक डिप आता है, उसके बाद में FMCG पैक स्टॉक्स को देखना स्टार्ट करूंगा. एज ऑफ नाउ आई विल स्टिल वेट. और एज अ ट्रेडर हमको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि काश मैं इन स्टॉक्स को बॉटम पे पकड़ पाता. बिकॉज बॉटम और टॉप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है अनलेस अनटिल आप भगवान है. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट द इंफ्रा पैक. इंफ्रा पैक में अगर आप देखें तो वोलेटिलिटी काफी बड़ी है. और एक चीज अगर हम ध्यान से अगर देखते हैं
तो दिस पर्टिकुलर वीकेंड 13 मई, ठीक है, यहां पे हमको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, हायर हाइज लोअर हाइज इन आरएसआई। तो ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है प्राइस और आरएसआई के बीच में। ये एक अच्छा साइन नहीं है, बट उसके बावजूद जो प्राइस है उसने नया हाई मार दिया। ऑब्वियसली ये एग्जिट पोल की वजह से हुआ था, बट ये हुआ है, वी कैन नॉट इग्नोर इट। सो अगर ये जो सेक्टर है ये होल्ड कर जाता है रीसेंट लोज को, तो शायद इसमें भी एक छोटा सा अपमूव हमको ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है इन द इंफ्रा पैक, ठीक है। एंड अगर हम स्टॉक्स को ट्रैक करें ठीक से, तो इसमें एक स्टॉक है जो कि है हैल। हैल एक ऐसा स्टॉक है, स्पेशली अगर हम 1 आवरली चार्ट को देखते हैं, तो 1 आवरली चार्ट में इस स्टॉक ने बहुत ही बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाया है। ये देखिए, लोअर लो इन प्राइस, हायर लो इन आरएसआई, ठीक है। तो ये जो कंफर्मेशन आ रहा है प्राइस के साथ, इसमें अगर हमको एक ब्रेकआउट दिखता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे एक डाउन साइड गैप है, सॉरी यहाँ पे एक डाउन साइड गैप है। तो अगर ये गैप फिल हो जाता है और अपमूव कंटिन्यू होता है, तो ये स्टॉक हैल एक डिसेंट स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर हम जस्ट ये वाली कैंडल को देखिए या ये वाली रेड कैंडल को देखिए और इसको कंपेयर करिए ये बड़े रेड कैंडल्स के साथ, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वोलेटिलिटी स्पाइक हुई है, तो आपको ट्रेड्स लेने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर इज आईटी। नाउ आईटी, अगर आपको याद होगा, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था ये सेक्टर में, जब ये सेक्टर करेक्ट कर रहा था, नीचे आ रहा था, आई वॉज कंटिन्यूसली सेइंग दैट इसमें मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा। क्यों? बिकॉज ये जो सेक्टर था ये ट्रेड कर रहा था अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीब। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने क्लियरली बोला था दैट दिस पर्टिकुलर सेक्टर आईटी पैक इज ट्रेडिंग नियर इट्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ये देखिए, ये 50% रिट्रेसमेंट के करीब ट्रेड करा था, उसके नीचे भी गया। तो उसके जब नीचे गया तो यहाँ पे 61.80% रिट्रेसमेंट था और यहाँ पे भी बहुत अच्छा क्लस्टर था। और जिस तरह इसने अपमूव दिया है, स्पेशली इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, यस स्पाइक हुआ है वोलेटिलिटी में, उसमें कोई मैं ना नहीं कहूंगा, बट यस वोलेटिलिटी शुड कम डाउन। इवन इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट वोलेटिलिटी काफी बड़ी है। हालांकि ये जो डाउन ट्रेंड है उससे ज्यादा इस अपमूव में वोलेटिलिटी बड़ी है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, बट ये होता है जब इवेंट्स आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हमको वेट करना पड़ेगा, एंड वील हैव टू वेट एंड वॉच, एंड ओनली देन वी कैन पॉसिबली टेक अ डिसीजन दैट क्या इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं आगे या हमको वेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एज अ ट्रेडर वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेली चार्ट। आईटी पैक में हमको डेली चार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अगर ये जो अपमूव है, जैसे एफएमसीजी पैक में बोला, ये जो अपमूव है अगर ये कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू होने के बाद जो फर्स्ट डिप आएगा उसमें मैं ध्यान देना स्टार्ट करूंगा ऑन द आईटी पैक, नॉट राइट नाउ। ये जस्ट फर्स्ट अपमूव है, बिकॉज आफ्टर ये करेक्शन हुआ, यहां पे एक छोटा सा ट्राई किया आईटी पैक ने, जो मैं हिंट करा था, वो अपमूव आया, बट इट वाज नॉट वेरी वेरी ह्यूज। मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर नहीं गया और वापस डाउन मूव आया। दिस टाइम इट हैज बीन सक्सेसफुल और दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करा है। काफी रेजिस्टेंस को भी तोड़ा, ये जो प्रीवियस हाई था वो एक रेजिस्टेंस है, उसको भी तोड़ा है। सो ये एक अच्छी बात है, बट इसके बाद मैं थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहूंगा, एंड आई विल ओनली एंटर दिस इन दिस सेक्टर इफ आई फील इट इज हाई प्रोबेबल। मुझे कोई भी अप मूव, कोई भी डाउन मूव मुझे ट्रेड नहीं करना, ठीक है। फार्मा पैक। नाउ अगर आपको याद होगा तो मैं कंटिन्यूसली, मैंने पिछले 1 या 2 वीडियोस में भी कहा है कि फार्मा पैक एक ऐसा सेक्टर है जिसको कंसोलिडेशन की जरूरत है, बट इस सेक्टर्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि स्ट्रांग लग रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने स्टॉक बोला था वो है अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया अगर आप ठीक से इसको स्टडी करें तो इलेक्शन के दिन 4 जून के दिन इफ यू स्टडी, क्या ये नीचे गया? यस। बट क्या बहुत ज्यादा नीचे गया? नहीं गया, ये ऊपर गया। और उसके दूसरे दिन 5 जून को और ज्यादा ऊपर गया।
सो मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट है, बट अगर ये सस्टेन करता है और क्लोज करता है 28,000 के ऊपर तो एक अच्छा अप मूव मिल सकता है। एज अ पोजिशनल ट्रेडर आपको इस स्टॉक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सेकेंड स्टॉक जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, आज भी मैं वापस इसको शेयर करूंगा। इसमें एक ब्रेकआउट आया है करीबन यहाँ पे 1481 में, सिप्ला। एंड एज अ पोजिशनल ट्रेडर मैं इसको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा हूँ। इसमें मेरे हिसाब से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होता रहेगा और अपर अपर लेवल्स, ऊपर के लेवल्स आपको दिखेंगे। और एक स्टॉक में शेयर करना चाहूंगा, अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स को भी अगर हम ठीक से स्टडी करें तो ये देखिए, ये पिछला जो यहाँ पे क्लस्टर है कैंडल का, ठीक है, इसी कैंडलस्टिक क्लस्टर ने इसको मल्टीपल टाइम सपोर्ट दिया। एक टाइम नहीं, एक बार यहाँ पे, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, और यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं, थोड़ी सी बड़ी होगी 15 मिनट या आप आवरली चार्ट में चेक करेंगे तो आपको जरूर देखेगा। बट अगर हम इस स्टॉक को किसी और सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं बढ़ी है। तो अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट आता है देन एज अ पोजिशनल ट्रेडर आपको जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। पीएससी सेक्टर आई गेस इट हैज डन इट्स बेस्ट टू स्टे अफ्लोट, यानी कि वापस बाउंस बैक दिया है, अच्छी बात है। बट अभी भी इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। सो अगर कोई भी ट्रेडर पोजिशनल ट्रेड्स होल्ड कर रहा है पीएससी सेक्टर में, प्लीज ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस, अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहिए। और जब भी आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट हो, इट इज मस्ट फॉर अ ट्रेडर दैट ही और शी शुड कम आउट ऑफ इट्स ओल्ड पोजिशंस। रियलिटी पैक आई शुड से दैट काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेच है, स्पेशली इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट। अगर आप चेक करोगे तो आपको बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच दिखेगा। तो एज अ ट्रेडर रियलिटी पैक में मैं कुछ हफ्तों या महीनों के लिए आई वुड अवॉइड अ पोजिशनल ट्रेड एंड आई वुड ओनली लुक फॉर अ स्विंग ट्रेड। और एक चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे रियलिटी पैक में जितना डाउन मूव आया उसका काफी हद तक इसने रिट्रेस कर लिया है, काफी हद तक ऊपर चला गया है रियलिटी पैक। तो एक स्टॉक अगर आप देखना चाहोगे वो है डीएलएफ। तो डीएलएफ में अगर आपको टू अर्ली चार्ट में या अर्ली चार्ट में अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है देन एज अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, बट बी केयरफुल, वोलेटिलिटी स्टिल हाई। यू कैन सी यस, नो डाउट प्राइस ने काफी हद तक रिट्रेस कर लिया है ऊपर, बट अगर आप इस कैंडल स्टिक का साइज देखें काफी बड़ा है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। एंड लास्ट इज मिड कैप। मिड कैप आई शुड से दैट रियली गुड स्ट्रेंथ, जस्ट लाइक रियलिटी काफी हद तक इसने रिट्रेस कर लिया है। बट एज ऑफ नाउ मैं मिड कैप से दूर रहना चाहूंगा। और जैसे कि मैंने आप सबको बोला था, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा आप सबको कि हमने इतने सारे सेक्टर्स स्टडी किए, सबसे अच्छा सेक्टर मुझे फार्मा लगा। और एक चीज मैं बोलूंगा, जब भी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ी है, तो एक जो ट्रेडर होता है, एक ट्रेडर का काम सिर्फ एनालिसिस करना या बाय या सेल करना नहीं है, अच्छे ट्रेड्स निकालना नहीं है, हाई प्रोबेबल ट्रेड्स निकालना नहीं है, बट इसके अलावा रिस्क मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। अ गुड ट्रेडर इज ऑलवेज अ वेरी गुड रिस्क मैनेजर। सो मेरे हिसाब से अगर वोलेटिलिटी बड़ी है तो आप कोई भी टूल यूज कर लें, कोई भी इंडिकेटर यूज कर लें, चाहे आप प्राइस एक्शन यूज कर लें आपके स्टॉप लॉसेस के लिए या टारगेट्स के लिए, आपको भी लगता होगा कि आपके जो स्टॉप्स हैं अगर आप नए ट्रेड्स इनिशिएट करें तो काफी बड़े दिख रहे हैं, राइट? So in a time when the volatility goes very very high, it is important as a trader, as a risk manager कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। क्यों? अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग को 50% तक भी रिड्यूस करते हैं तो अगर आपका स्टॉप ट्रिगर होता भी है तो आपका स्टॉक में उतना ही आपको लॉस होगा जितना नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट, जस्ट लुक एट निफ्टी, फॉरगेट एनी अदर सेक्टर, जस्ट लुक एट निफ्टी, विद इन अ स्पैन ऑफ 5 डेज हमने देखा कि 23,830 का निफ्टी नीचे कहां तक गया, 21,270, 277, और वापस 23,325। तो ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज हाई वोलेटिलिटी एंड यू हैव टू डील विथ इट बाय बीइंग अ वेरी स्मार्ट ट्रेडर
and being sure that you do very lesser trades, allow the market to consolidate, allow the volatility to come down. और हाँ, और आप जब ट्रेड इनिशिएट करें, बी श्योर कि आप 50% ऑफ द पोजीशन साइजिंग के साथ ही ट्रेड करें. ऑलराइट, तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताएं हाउ डिड यू लाइक द वीडियो. ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली. थैंक यू.